हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट पार्ट 1। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जिनके बारे में हम सभी जानते हैं काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ हमें जानना बाकी भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जिनका कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसमें, हमारे कंट्री को आज़ादी दिलाने में। महात्मा गांधी जिस समय ये भारत वापस आते हैं, वहाँ उस दौरान इंडिया की कंडीशन जो थी वो काफ़ी बुरी थी। इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से आगे मूवमेंट चलाते हैं, फाइट करते हैं, और फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको घुटने पर ला देते हैं और इंडिया को आज़ाद कराकर ही अपनी सांसें छोड़ते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे के जो मूवमेंट्स हैं, किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप्स जो थे वो लिए गए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी, जिनको एज अ हम लोग जानते हैं लॉयर के रूप में, एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ पॉलिटिशियन, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट ऑथर, एज अ रिफॉर्मर, और भी बहुत सारे फॉर्म में हम लोग इनको जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके लाइफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद बाकी के मूवमेंट्स जो हैं वो समझेंगे। तो लाइफ हम लोग यहाँ बात करेंगे, लाइफ स्केच ऑफ गांधी जी। तो बर्थ से स्टार्ट करते हैं। इनका बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर, ये हम सभी को पता है। ठीक है, 2 अक्टूबर, क्योंकि छुट्टी भी मिलती है इसलिए लोगों को ज़्यादा याद रहता है ना। ईयर जो है वो ध्यान रखना जरूरी है, 1869। ठीक है, 1869 में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम था काठियावाड़। एक ट्रेडिंग फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनके फादर करमचंद गांधी, इनकी मदर पुतलीबाई, इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये एक फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हम लोगों ने देख लिया। इनके फादर जो थे वो राजकोट में ही एक दीवान के तौर पर काम करते थे। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग में कहा जाता है 13 ईयर तक ये काफ़ी शाई थे। इसके बाद अपनी मैट्रिकुलेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं, यानी कि हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद लॉ की स्टडी के लिए इनको भेजा जाता है इंग्लैंड। वहाँ पर जाते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद इंडिया वापस आते हैं 1890 में एज अ बैरिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आते हैं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस जो है वो राजकोट में ही स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जाते हैं बॉम्बे, आज का मुंबई। ठीक है, जब वहाँ पर जाते हैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं, उसी दौरान इनके पास एक केस आता है जो कि साउथ अफ्रीका के लिए रहता है। वहाँ पर एक मुस्लिम फर्म के लिए ये केस रहता है। ठीक है, उस केस में एज अ लीगल एडवाइज़र इनको बुलाया जाता है। जाते हैं ये साउथ अफ्रीका, और वहीं से स्टार्टिंग होती है इनके पॉलिटिकल करियर की। कैसे, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल करियर जो है उसकी स्टार्टिंग होती है 22 ईयर्स। वहाँ वो रहते हैं, काफ़ी फाइट करते हैं। फाइट किस तरीके से करते हैं? किसी वेपन से नहीं, हाथ पैर से नहीं। इनका जो अपना वेपन था नॉन वायलेंस या अहिंसा, सत्याग्रह, इसी के द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल 22 ईयर्स तक वो वहाँ पर रहते हैं, और वहीं पर अब वहाँ पर स्टार्टिंग कैसे होती है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल करियर जो है वो साउथ अफ्रीका से ही इनका स्टार्ट होता है। आप सभी को काफ़ी लोगों को पता होगी स्टोरी। तो क्या रहता है, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पर वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में सफ़र कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो थिंकिंग थी, जो यूरोपियन थे उनकी थिंकिंग थी कि हमारे साथ कोई भी जो इंडियन है वो सफ़र नहीं कर सकता है, या ये थिंकिंग थी कि फर्स्ट क्लास कोच जो है वो यूरोपियन के लिए है, किसी और के लिए नहीं, या फिर कह सकते हैं इंडियन के लिए नहीं। अब जब उन्होंने इनको सफ़र करते हुए देखा तो इनसे उतरने को कहा, इन्होंने मना किया। इन्होंने अपनी टिकट दिखाई कि मेरी टिकट जो है वो फर्स्ट क्लास की ही है। लेकिन फिर अगला जब स्टॉप आता है वहाँ पर इनको ट्रेन से ही
धक्का देके निकाल दिया जाता है। इसके बाद वहीं पर वेटिंग हॉल जो होते हैं, वहाँ पर वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल जो भी कह लीजिए, वहाँ पर ये पूरी रात बिताते हैं और वहीं से ये फाउंडेशन रखते हैं सत्याग्रह, जो कि वहाँ पे काम आता है। उसके बाद फाइनली हमारे यहाँ भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो स्टार्ट होता है। वहाँ पर जब ये रहते हैं उस दौरान ये देखते हैं कि यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, नस्लीय भेदभाव तो वो बहुत ज़्यादा है, जिसके खिलाफ आगे फाइट करने की ये सोचते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा जो इंडियन है बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करते हैं, जैसे कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, जो यूरोपियन क्लब हैं, होटल्स हैं, वहाँ वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास कोच की बात अभी हुई कि उसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या था, इसके अलावा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो उन इंडियंस के ऊपर लगे हुए थे, जैसे कहीं भी बिना परमिशन के वो आ जा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ क्या था कि वोटिंग राइट्स जो थे वो उनके पास थे ही नहीं। उनको अपना थंब इम्प्रेशन देना होता था, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता था और इसको एज अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेके चलना होता था। तो ये सारी चीज़ें अगर सबके लिए हैं तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते जो इंडियंस थे उनके साथ ये बिहेवियर हो रहा था, जिससे कि फाइट करने की आगे इन्होंने ठानी। तो गांधी जी जो थे उन्होंने इन अनजस्ट लॉ जो थी इसके लिए बोल्डली इन्होंने फाइट की। तो इस तरीके से जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसके खिलाफ इन्होंने बोल्डली आवाज चलाई। आगे अपना सत्याग्रह, उसका वेपन, उस वेपन का यूज करते हुए सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह और प्लस नॉन वायलेंट तरीके से, वायलेंट बिल्कुल नहीं होना है, साथ ही साथ अपना ट्रुथ जो है, ट्रुथ के साथ हमको फाइट करनी है। ठीक है, तो इसी को मानते हुए आगे इन्होंने बात रखी, अपनी फाइट की और फाइनली, और इनको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मारा पीटा भी गया। भाई ईजिली तो कोई चीज़ कोई नहीं मानता है ना, मारा पीटा भी गया, अरेस्ट किया गया, लेकिन फाइनली जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उनको इनकी बात माननी पड़ी, या कह सकते हैं इनकी बहुत सारी डिमांड्स जो थी वो माननी पड़ी। अब क्या है कि ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। भाई अचीवमेंट सभी इंडियन के लिए थी, क्योंकि वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ महात्मा गांधी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जब हम क्या है किसी स्टेप के द्वारा हमने कोई स्टेप लिया, उससे क्या है हमें कोई अचीवमेंट मिली। ठीक है, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ भी नॉन वायलेशन एंड सत्याग्रह, ठीक है, इसके लिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है कि इसके बल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई मूवमेंट जो है वो जीत सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया में क्या कंडीशन थी वो इनको पता ही था, वापस ही लौटते हैं 1915 में। इंडिया ध्यान रखना है, इंडिया कब ये वापस आते हैं, 1915 में। यहाँ पर कंडीशन बहुत बुरी थी। इसके बाद यहाँ भी अपना नॉन वायलेशन एंड सत्याग्रह वेपन इसके साथ ही ये स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, नेशनल मूवमेंट जो है उसमें ना जुट के पहले जो कुछ ग्रुप्स थे जो बहुत परेशान थे उनका साथ दिया इन्होंने। जैसे हम बात कर सकते हैं जो मूवमेंट्स इन्होंने शुरू किए स्टार्टिंग में, ठीक है, तो अगर बात करें एक चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हो गया इनका। इसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मजदूर, इसके बाद आता है कौन सा, खेड़ा। ठीक है, तो ये तीनों मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं ये, और बैक टू बैक तीनों में इनको कामयाबी मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सारे के खिलाफ भी आगे ये खड़े होते हैं, जहां पर इनको बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरे के लिए फाइट कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो सेक्रीफाइस या फिर कह सकते हैं डेडिकेट कर दी थी मानव सेवा के लिए। ठीक है, ह्यूमन सर्विस के लिए। तो इस तरीके से ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और बहुत सारे आगे मूवमेंट जो थे उसमें इनको कामयाबी मिली। इसके बाद हम देखते हैं 1999 से 1947 तक बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जिसमें जीत भी मिलती है, और इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके ऊपर इनका दबदबा रहा, या फिर कह सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट जो था उस पर इनका डोमिनेशन रहा। ठीक है, इसीलिए ये जो एरा है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं गांधीयन एरा के नाम से। क्यों, क्योंकि इनके ही डायरेक्शन में, इनकी ही लीडरशिप में फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिली। ठीक है, और इनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि फादर ऑफ द नेशन किसे कहा गया है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं, महात्मा गांधी ने बहुत सारी अचीवमेंट्स पाई, उनके आइडल्स क्या थे, उनके मेथड्स क्या थे, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जिनके बारे में अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिक्स में नए आइडल्स उन्होंने लाए, साथ ही साथ उन्होंने नए मेथड्स जो थे उनसे इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट जो था उनको एक सही डायरेक्शन दिया। तो यहाँ पर हम उन मेथड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उनके रिलीजियस आइडल्स के बारे में। ठीक है, रिलीजियस आइडल्स की अगर हम लोग बात करें तो रिलीजन, इसको मेन बेस उन्होंने माना उनके आइडल्स का। ठीक है, साथ ही साथ मोरालिटी को इन्होंने कंसीडर किया फंडामेंटल बेसिस ऑफ रिलीजन। मोरालिटी यानी नैतिकता, यानी अच्छे काम करना। ठीक है, नैतिकता यानी कह सकते हैं जो सही तरीके हैं, सही काम है वो। तो यहाँ पर उन्होंने इनको मोरालिटी जो है उसे फंडामेंटल बेसिस ऑफ रिलीजन माना। मेन फेथ इनका किसमें था? ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म में इनका मेन फेथ था, यानी मानवतावाद, मानव की सेवा करना। ठीक है, ये क्या रहा? ये मेन उनका मानना था कि अगर किसी में ह्यूमनिज्म है तो वो क्या है, वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ग्रेट स्ट्रेस और इक्वालिटी, इक्वालिटी पे इनका ग्रेट स्ट्रेस रहा, या फिर कह सकते हैं बहुत बल दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया इक्वालिटी को। ये सभी को बराबर मानते थे। हम बात करें मेन वीमेन की, वहाँ पर भी बराबर। साथ ही साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस समय हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आगे हम देखेंगे भी कि हरिजन वगैरह जो है उनके उद्धार के लिए किस तरीके से इन्होंने काम किया। हरिजन इन्होंने वर्ड जो था वो यूज़ किया कि जहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, जो लोअर कास्ट के लोग जो थे उनके लिए, बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे उनके लिए हरिजन की, हरि के लोग। ठीक है, ये वर्ड, इस वर्ड का उन्होंने वहां पर यूज किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे हटाने के लिए ही। राइट इन एंड राइट मीन्स, इन पे इनका बहुत ज़्यादा फेथ था। राइट इन एंड राइट मीन्स का मतलब एक सही लक्ष्य जो है वो रखा जाए। ठीक है, जिसका सही तरीका हो। ठीक है, इस पर इन्होंने एम्फेसाइज किया। इन हिज व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स और रिलीजन का उन्होंने क्या रिलेशनशिप बताया है ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उनका मानना था बिना रिलीजन के कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होती है। ठीक है, नहीं हो सकती सही तरीके से। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था रिलीजन हमारा क्या है? रिलीजन हमारा है ट्रुथ, ट्रुथ की खोज। ठीक है, तो रिसर्च ऑफ ट्रुथ ये है। तो रिलीजन जो है इसे ही इन्होंने यहाँ पर काफ़ी एम्फेसाइज किया कि गिव अ रिलीजियस बेस टू पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स को इन्होंने एक रिलीजियस बेस दिया। चलिए बात करते हैं सोशल आइडल्स। सोशल आइडल्स इनके क्या रहे भाई? हमारी सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, तो यहाँ पर उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। ठीक है, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ये रहे, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम रहे। यहाँ पर अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अनटच किसको माना जाता था? जो बैकवर्ड क्लास से आते थे उनको अनटच माना जाता था। उन्हें इन्होंने हरिजन नाम दिया कि हरि, हम लोग किसको कहते हैं? अपने ईश्वर को कहते हैं हम लोग हरि, यानी विष्णु। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हरि के लोग ही हैं। ठीक है, इसलिए इनको अनटच नहीं मानना चाहिए। और इसके लिए लोगों को ये बात जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसलिए जो इनकी कॉलोनीज थी हरिजन्स की, उन कॉलोनीज में भी जाकर ये रहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हिंदू सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को ये एक कर्स मानते थे, या कह सकते हैं एक अभिशाप। ठीक है, मानते थे कि अनटचेबिलिटी जो है वो हिंदू सोसाइटी के लिए अभिशाप है, जो कि उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया, उसमें कोई कमी नहीं रखी। लॉन्च्ड अ मूवमेंट टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन हरिजन्स। ठीक है, तो जो ये बैकवर्ड क्लास थी, ठीक है, या फिर जिनको लोअर कास्ट के समझा जाता था, इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो भी लगे थे। ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स जो थे वो भी चलाए थे। तो इस तरीके से जो हरिजन थे इनके लिए महात्मा गांधी ने बोला कि भाई ये भी जैसे नॉर्मल इंसान है, जैसे ह्यूमन अदर ह्यूमन है, ऐसे ये भी ह्यूमन है, तो इनको भी बराबरी का ही एज अ ह्यूमन ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसा कि इनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखा जाता था, तो इन चीज़ों को इन्होंने गलत बताया कि इनको भी एज अ ह्यूमन ट्रीट करना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस जो थी उसने महात्मा गांधी के डायरेक्शन में, ठीक है, महात्मा गांधी भाई इन्होंने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, तो कांग्रेस जो थी उन्होंने भी महात्मा गांधी के डायरेक्शन में जो
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी, या कह सकते हैं लोअर या बैकवर्ड क्लास से थे, या फिर कह सकते हैं जो हरिजन थे, ठीक है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी सारे काम किए और साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट के लिए इनका सपोर्ट पाया। अब देखिए नेशनल मूवमेंट जो थे, नाम है नेशनल मूवमेंट, इसमें सबका सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन उस दौरान क्या था, नेशनल मूवमेंट जो थे उसमें सबका सपोर्ट नहीं था। कहीं पर लोग जो थे कम्युनिटी बेस पर बटे हुए थे और कहीं पर लोग जो थे वो कास्ट बेस पर बटे थे। कम्युनिटी हमने अभी काफ़ी कुछ जो था वो देखा कि लोग जो थे इस वजह से बटे थे। कास्ट की बात हम लोग करें तो कास्ट में भी क्या था कि जो लोअर या बैकवर्ड क्लास से थे उनका ये मानना था कि अभी हमारे ऊपर ब्रिटिश जो है वो अत्याचार कर रहे हैं, हिंदूज जो है वो हमको अनटच मानते हैं, मतलब जो अपर कास्ट है हिंदूज में वो हमें अनटच मानते हैं। तो अगर क्या है, ब्रिटिश अगर हट भी जाएंगे, चले भी जाएंगे, तो जो अपर पोस्ट है वहाँ पर कौन से रहेंगे लोग, अपर कास्ट के लोग रहेंगे, तो हमारे साथ तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए ये जो नेशनल मूवमेंट है ये हमारे लिए नहीं है और इसी वजह से इनका पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था। लेकिन एक होता है जब किसी को सपोर्ट मिलता है तो वो भी अगले को सपोर्ट करता है। तो जब कांग्रेस ने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया तो नेशनल मूवमेंट में इनकी भी भागीदारी रही। इसके अलावा महात्मा गांधी जो थे उन्होंने विमेन राइट जो रहे इनकी भी वकालत की, इनके भी लिए एडवोकेट रहे। उनका कहना था कि विमेन जो हैं उनको भी अपने घरों से निकलकर पॉलिटिक्स में, इसके अलावा नेशनल मूवमेंट जो है इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जैसे शराब वगैरह की दुकानें होती थी, ठीक है, इन सब के लिए उन्होंने विमेन जो थी उनको इंस्पायर किया कि उनको बंद कराने में ये लोग जो है वो हेल्प करें, ठीक है। ग्रेट स्ट्रेस ऑन सिंपल एंड मोरल लाइफ, इस पर इनका ग्रेट स्ट्रेस था कि सिंपल एंड मोरल लाइफ जो है वो होनी चाहिए। नैतिकता कि भाई हमारी जो सोसाइटी है किस तरीके से हमें रहना है, या कह सकते हैं कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर इन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज किया। इसके अलावा हम बात करें एजुकेशन पे आते हैं, तो एजुकेशन की हम लोग बात करें, उसमें जो एजुकेशन उस दौरान दी जा रही थी उसके लिए उन्होंने बोला कि ये जो एजुकेशन अभी दी जा रही है ये सही नहीं है, क्योंकि ये बॉडी, माइंड एंड सोल, इस एजुकेशन से उनका डेवलपमेंट नहीं होता। लोग भाई पढ़े आगे, फिर उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट किया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर किया और कहीं पर अपॉइंट हो गए, बस यही है। लेकिन एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे का बॉडी, सोल, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप कर सके। और इसके साथ ही साथ क्राफ्ट्स जो रहे उस पर उन्होंने काफ़ी प्रेशर दिया कि भाई बच्चा जो है जब वो पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन उसको मिल रही है, उसके साथ ही साथ वो कुछ काम जो है वो भी सीख लेगा। तो अगर उसको ज़रूरत पड़ती है बीच में तो अपना काम शुरू कर सकता है, या एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो अपना काम शुरू कर सकता है, क्योंकि उसको वो एजुकेशन जो है वो जब वो बाकी पढ़ाइयाँ कर रहा है, बाकी की स्टडी वो कर रहा है, उसके साथ ही उसको एजुकेशन मिल रही है। इसलिए ऐसी एजुकेशन पर उन्होंने एम्फेसाइज किया, जिसको कि कहा गया, नई एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लाई जिसको कि कहा गया बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो बेसिक एजुकेशन से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए जो कि जो स्टूडेंट है उनके मन, बुद्धि, इन सभी का विकास कर सके, ठीक है। ग्रेट इंपॉर्टेंस टू कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एक्वायरिंग स्किल, ठीक है। तो यही चीज़ अभी जो हम लोग समझ रहे थे, तो कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्किल जो है उसको एक्वायर करने में, डेवलप करने में, इस पर इन्होंने ग्रेट एम्फेसाइज किया कि एजुकेशन जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है एन आइडल स्टेट, ठीक है। आइडल स्टेट महात्मा गांधी के अनुसार कैसा होना चाहिए, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग आइडल स्टेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने स्टेटलेस सोसाइटी का फेवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फेवर है स्टेटलेस सोसाइटी, जहाँ पर लोग जो है वो बटे हुए ना हो, ऐसी सोसाइटी वो चाहते थे। स्टेटलेस सोसाइटी, कंट्री जो है वो बटी हुई ना हो। इसके अलावा सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो पब्लिक है उसका राज हो। गवर्नमेंट किस लिए हो, गवर्नमेंट सिर्फ उनको डायरेक्शन देने के लिए हो, न कि उन पे अपनी पावर जो है वो इम्पोज करने के लिए हो, ऐसा वो चाहते थे। वेलफेयर स्टेट, सेकुलर स्टेट इसकी कामना करते थे, यानी कि जहाँ पर लोग जो हैं वो बटे हुए ना हो, कल्याणकारी राज्य। पावर डिसेंट्रलाइजेशन, उनका मानना था कि असली भारत जो है
वो कहाँ रहता है? गांवों में रहता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है? पंचायती राज होता है। तो उनका मानना था कि पंचायती राज के माध्यम से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। बिलीव इन इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। इनका बिलीव था इंडिविजुअल फ्रीडम में, कि सभी को इन फ्रीडम जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको कोई राइट नहीं कि वो इनकी फ्रीडम में इंटरफेयर करे, ठीक है। बिलीफ इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राम राज्य, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझे तो राम राज्य इस्टेब्लिश करना चाहते थे। राम राज्य यानी कि जहां पर मोरालिटी पर जोर दिया जाए, मोरालिटी जो है उसे एम्फेसाइज किया जाए, लोग जो है सही अपना कैरेक्टर जो है उस पर ध्यान दें, जहां पर जो जस्टिस है, ठीक है, जहां पर देखा जाए तो जस्टिस जो है उसको प्रेफरेंस दी जाए, सही जस्टिस को, जो फेयर जस्टिस है, ठीक है, उसको उन्होंने आइडल माना। इसके अलावा जहां पर इक्वेलिटी हो, जहां पर क्या हो, जो स्टेट है और सिटीजन यानी कि गवर्नमेंट और सिटीजन जो है उनके बीच में डे टू डे बात होनी चाहिए, ऐसा कल्याणकारी राम राज्य जो था वो इस्टेब्लिश करने में विश्वास रखते थे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि फोर्थ जो है वो है द आइडल ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है। तो आइडल ऑफ ट्रस्टीशिप, इसमें ये बिलीव करते थे, इनका मानना था कि जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, वो सारा किसका है? वो सारा गॉड के पास है, गॉड का है। अगर हम आज देखते हैं जमींदार जो है उसके पास लैंड है, जो रिच है उसके पास बहुत सारी वेल्थ है, वो उसकी नहीं है, वो किसकी है? वो गॉड की है, और गॉड ने इनको एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया है। अगर एक जमींदार जो है उसको बहुत सारी लैंड मिली है, अगर जो रिच है उसको बहुत सारी वेल्थ मिली है, वो गॉड ने उसको उसका ट्रस्टी बनाया है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी ज़रूरत का अपने पास रखना चाहिए, बाकी जो है वो गरीबों में बांट देना चाहिए, ठीक है। इस पे इनका फेथ था। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग टू गॉड, ठीक है। तो गॉड ने इनको ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया है एज अ ट्रस्टी, ठीक है। तो उसको इनको अपने यूज का रखें, और बाकी का जो है वो इकट्ठा करने के लिए नहीं है, वो गरीबों को बांट देने के लिए है। अपोज अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जो वेल्थ है उसको बचा कर रखना, इकट्ठा रख करके रखना, साथ ही साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसको इन्होंने अपोज किया। इंस्पायर्ड पेजेंट एंड वर्कर्स, देखिए जो पेजेंट थे एंड वर्कर्स थे, इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया। इन्होंने इनको इंस्पायर्ड किया कि इनके जो राइट्स हैं या इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ इनको खड़े होना होगा और फाइट करनी होगी। देखिए जब महात्मा गांधी इंडिया आते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो इनका सत्याग्रह था वो क्या था? वो पेजेंट एंड वर्कर्स जो थे उनके साथ ही था। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ है यहाँ पर हिज डॉक्ट्रिन ऑफ स्वदेशी, उनका स्वदेशी का सिद्धांत। तो देखिए स्वदेशी, जैसा कि अभी पहले हम समझ रहे थे, महात्मा गांधी का भी स्वदेशी लगभग वही था। इन्होंने एम्फेसाइज किया स्वदेशी को, ठीक है। वेपन ऑफ स्वदेशी का यूज करने के लिए लोगों को बोला कि ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए स्वदेशी जो है ये बहुत ही अच्छा वेपन है जिसका कि हमें यूज़ करना चाहिए। जहां पर स्वदेशी यानी अपनी कंट्री में बनी हुई चीज़ें जो है हम यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? फॉरेन गुड्स जो है उसको हम नहीं खरीदेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। यूज़ ऑफ चरखा एंड खादी, इसे इन्होंने एम्फेसाइज किया कि हम जो इंडियन हैं हमें चरखा और खादी इनका यूज़ करना चाहिए। वो फेवर में नहीं थे, जैसा कि फॉरेन कंट्रीज़ जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो तेज़ी से बढ़ रहा था उसके फेवर में नहीं थे। ये था कि चरखा और खादी जो है हम इसी से अपना काम जो है वो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको काम मिलेगा और इकोनॉमिकली वो क्या है? डिपेंडेंट हो सकेंगे, ठीक है। नॉट इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो जो गांव हैं, विलेजेस जो हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इसलिए कॉटेज इंडस्ट्रीज जो रही इसको इन्होंने एडवोकेट किया कि इसकी इन्होंने वकालत की कि जो गांव है वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलाई जाएं, ठीक है। उनका व्यू अगर हम देखें तो क्या था इस बारे में? पॉलिटिकल फ्रीडम इज मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है? मीनिंगलेस है। और जाहिर सी बात है जब हम इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग होंगे तभी हम आगे फाइट करने के लिए भी स्ट्रांग होंगे, है ना। तो इसलिए इन्होंने स्वदेशी जो है
स्वदेशी वेपन इसका यूज करने के लिए सभी को बोला। चलिए बात करते हैं 6th, हिज डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस जहां पर क्या है, वायलेंस जो है, वायलेशन, उसे नहीं अडॉप्ट करना है, ठीक है, बिना उसके फाइट करनी है। हम लोग देखें तो महात्मा गांधी, है ना बच्चों, आपने देखा होगा कि चाहे हम लोग बात करें साउथ अफ्रीका की, चाहे हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया तक महात्मा गांधी ने बहुत से मूवमेंट चलाए, बहुत फाइट की, और वो सारा क्या था, नॉन वायलेंस ही था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन वायलेंस, जो कि उनकी फिलॉसफी का क्या रहा, बेस रहा, इसको उन्होंने अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन बताया। उनका कहना था कि नॉन वायलेंस, बेसिस ऑन नॉन वायलेंस, ठीक है, बेसिस ऑन नॉन वायलेंस, उनका कहना था ट्रू लव हो गया, इनर इम्प्योरिटी हो गए, ये क्या है, बेसिस ऑन नॉन वायलेंस है, ठीक है। तो नॉन वायलेंस तरीके से फाइट करने की उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने जो इंडिया के, कह सकते हैं इंडिया के, देखिए जो इंडिया के जो लोग थे उनके पास हम देखें ब्रिटिश जो थे उनके मुकाबले वेपन जो थे वो नाम मात्र के थे, जिसका वो यूज भी हम देखें तो जो ब्रिटिश थे उनके सामने नहीं कर सकते थे, है ना। तो अनआर्म्ड पीपल जो है इंडिया के, वो नॉन वायलेंस, इंडिया के लोगों को, जो अनआर्म्ड पीपल थे, उनको इन्होंने इंस्पायर किया कि नॉन वायलेंस जो है इसके जरिए वो फाइट करें, जो माइटी ब्रिटिश एम्पायर है उससे और फ्रीडम पाएं। चलिए बात करते हैं 7th, जो कि है हिज डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह। उनका सत्याग्रह का सिद्धांत क्या था, ठीक है। सत्याग्रह जो कि उनका एक दूसरा वेपन था, एक अभी हम लोगों ने देखा नॉन वायलेशन, और सत्याग्रह उनका दूसरा वेपन था, यानी सत्य के आग्रह पर अपनी बातें मनवाना, ठीक है, एक तरीके से ये, या कह सकते हैं सत्य का ही हमेशा साथ देना, और उस बेस पर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो सत्याग्रह अनदर ग्रेट वेपन ऑफ गांधी जी। उनका मानना था कि जो सत्याग्रही है, जरूरी है कि वो मोरली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा इसलिए जरूरी है, तभी उसके अंदर क्या होगा, पेशेंस होगा, वो नॉन वायलेशन तरीके से फाइट कर सकेगा। अगर किसी पर्सन के अंदर, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है मोरली या फिर कह सकते हैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, तो मतलब यानी कि कोई अगर क्या है, वीक है, कावर्ड है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है अगले पर वो सीधे अटैक कर देगा, अटैक कर देगा, हो सकता है उसके बाद उसको खुद को नुकसान हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ सत्याग्रह क्या है, अगर इंसान इस तरीके से स्ट्रांग है तब वो क्या करेगा, तब वो फाइट करने के लिए, नॉन वायलेशन तरीके से फाइट करने के लिए तैयार रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सत्याग्रही जो है वो स्ट्रांग हो मोरली एंड स्पिरिचुअली, जिससे उसके अंदर पेशेंस जो है वो डेवलप होगा और नॉन वायलेशन तरीके से वो फाइट कर सकेगा। अब जिस जिस एम के लिए सत्याग्रह जो है उसे अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इनका मानना था कि भाई उसके मीन क्या है, उसके तरीके क्या हैं, ठीक है, उसमें सक्सेस पाने के लिए सबसे पहला पीसफुल नेगोशिएशन, कि भाई किसी भी शांति से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर नहीं निकलता है तो और तरीके हैं, नॉन कॉरपोरेशन, जैसे कि जो ब्रिटिश थे उनके साथ महात्मा गांधी ने किया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया कि भाई उनकी जो बातें हैं हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन हो गया, स्ट्राइक हो गया, हड़ताल करना, पिकेटिंग हो गया, जैसे शराब वगैरह है ना, लिकर वगैरह, उसकी दुकानें जो थी वो बंद करानी थी, उस पर निगरानी रखना, ये सारी चीज़ें हो गई। सोशल बायकॉट हो गया, हंगर हो गया, हंगर स्ट्राइक, ठीक है, सोशल बायकॉट अभी हम लोगों ने देखा ही, बायकॉट वाली चीज़ें, ठीक है, हंगर स्ट्राइक हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया कि भाई बातों को ना मानना, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये उसके क्या है, तरीके हैं। चलिए बात करते हैं 8th पॉइंट, जो कि है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पर इतने सालों तक जो राज कर पाए, वो इसीलिए राज कर पाए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी उसको उन्होंने तोड़ रखा था, या फिर कह सकते हैं कम्युनलिज्म जो था इनके बीच में इन्होंने ला दिया था, ठीक है। तो द ब्रिटिश प्रमोटेड कम्युनलिज्म, जिसके तहत उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो थे उनको डिवाइड कर दिया था। किस लिए किया था ऐसा, जाहिर सी बात है कि दोनों अगर साथ में रहेंगे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम अगर साथ में रहेंगे तो एक बड़ी पावर जो कि ब्रिटिश रूल जो है उसको चैलेंज कर सकेगी। अगर वो डिवाइड रहेंगे तो फिर वो एक तो आपस में लड़ेंगे, अगर ब्रिटिश जो है उनके अगेंस्ट खड़े होंगे भी तो कोई बड़ी पावर जो है वो उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकेगी। महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है,
कम्युनिटी में इनको बांट दिया था, जिसकी वजह से आसानी से ये रूल कर सके। महात्मा गांधी जो थे डिवाइड एंड रूल की इनकी जो पॉलिसी थी इसको इन्होंने समझ लिया था और इसीलिए इन्होंने एम्फेसाइज किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कि भाई हिंदू और मुस्लिम जो है इनमें यूनिटी जो है वो बहुत जरूरी है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी इसको बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी जो थे इन्होंने मुस्लिम्स का खिलाफत मूवमेंट जो था उसको सपोर्ट किया। देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या था, पिछले चैप्टर में हमने समझा था, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि इंडिया में खिलाफत मूवमेंट जो था वो शुरू किया था अली ब्रदर्स ने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जहाँ पर दो पावर थी जिनमें कि एक पावर जो है हार जाती है, उसमें एक टर्की था, टर्की ऑटोमन एम्पायर, जहाँ जिनके कह सकते हैं मेन जो थे वो थे एक कैलिफ, ठीक है, जिनको कि जो मुस्लिम्स थे वो एज अ स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, उनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे एज अ पैगंबर, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर उनके थे। तो यहाँ पर क्या था, उन्हें जब कोई टीम हार जाती है उसे क्या करना होता है, कोई कंट्री हार जाती है तो उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो ट्रीटी उनको साइन करनी पड़ी बहुत ही ह्यूमिलेशन वाली थी या अपमानजनक थी, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और पूरे देश में, पूरे कंट्री में क्या था, मूवमेंट्स चलाए जाने लगे थे। इंडिया में खिलाफत मूवमेंट जो था वो चलाया गया था अली ब्रदर्स ने। तो खिलाफत मूवमेंट जिसको कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया और आगे हम देखते हैं फिर मुस्लिम जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स इन खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कम्युनल राइट्स अगर कहीं पर होते हैं, सांप्रदायिक दंगे, देखिए उस जगह पर जहां भाई राइट्स हो रहे हो किसी भी तरीके के, कोई जाना नहीं चाहता, बट महात्मा गांधी ऐसी जगहों पर जाते थे, अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर उनसे बातचीत करना, सोल्यूशन निकालना, ये सारी चीज़ें करते थे। और इसी का रिजल्ट था कि हम देखते हैं कि गोल ऑफ इंडिपेंडेंस पाने में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी दोनों ही साथ में आती है, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में आते हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने न्यू आइडियल्स एंड न्यू मेथड्स फॉर फ्रीडम इससे इंट्रोड्यूस कराया था, फ्रीडम के लिए नए आइडियाज़, नए आइडल्स और नए मेथड्स जो थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उससे, जिससे कि क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट जो था, जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से चल रहे थे, अब यहाँ पर नए मेथड, नए आइडल्स जो थे वो सामने आए, उसका यूज़ हुआ। फिर हम देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट थे उनको एक नया डायरेक्शन मिला और फिर उसके बाद फाइनली 1947 में हम देखते हैं इंडिया आज़ाद होता है। चलिए बात करते हैं 9th पॉइंट जो कि है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स इन सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए महात्मा गांधी कब आते हैं इंडिया, वो आते हैं जनवरी 1915 में इंडिया आते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो स्टार्टिंग में, ठीक है, कब आते हैं, 1915 में, ध्यान रखना है। तो जब वो जनवरी 1915 में यहाँ आते हैं तो यहाँ की जो कंडीशन थी, अब थोड़ा सा टाइम जो था उन्होंने इस कंडीशन की स्टडी में लगाया, 2 इयर्स इस यहाँ की जो कंडीशन थी उसकी स्टडी में उन्होंने लगाया। उसके बाद हम देखते हैं एक के बाद एक सत्याग्रह वो लाते हैं सामने और जहाँ पर उनको कामयाबी भी मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं पब्लिक के बीच में। आइए इनको हम देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर्स सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह 1917 to 1918, ये 2 ईयर में, ठीक है, इन 2 इयर्स में 3 सत्याग्रह यहाँ सामने आते हैं जहाँ पर तीनों में ही कामयाबी मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था 1917, किस लिए था ये? चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर जो फार्मर्स थे उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जाती थी। इंडिगो जिससे कि लैंड जो होती है कुछ साल के बाद वो खराब हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर उसकी खेती होती है वो लैंड जो है वो बैरन हो जाती है। तो जो ब्रिटिश थे वो ज़बरदस्ती यहाँ के फार्मर्स जो थे उनसे उसकी खेती कराते थे और कहाँ पर जो उनकी सबसे कह सकते हैं फर्टाइल लैंड होती थी वो, जिसको वो एज अ राइस वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते थे, तो वहाँ पर इंडिगो की खेती कराई जाती थी। अच्छा, क्या उसका प्रॉफिट इनको मिलता था? नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि एक तो कहीं पर है कि जो इंटरेस्ट रेट पर लोन वगैरह लेके ये लोग खेती करते थे, उसके बाद जब वो फसल बेचने की बारी आती थी तो जो फिक्स रेट होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से
उस पर वो बेच सकते थे। तो इस वजह से उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी। दूसरा, उनकी लैंड जो थी वो बैरन होती जा रही थी। तब वो लोग मिलते हैं महात्मा गांधी से और अपनी बातें जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। महात्मा गांधी इनके साथ जुड़ते हैं। यहाँ से सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो इनका स्टार्ट होता है और पहली कामयाबी यहाँ पर मिलती है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठाई जाती है और वहाँ पर सही पाया जाता है कि ये चीज़ें जो हैं वो सही हैं और इस तरीके से जो इंडिगो की खेती जो लोग करते थे उनको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अहमदाबाद मिल वर्कर्स। ठीक है, सत्याग्रह। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंक्रीमेंट को लेकर बात हो रही थी कि भाई जो सैलरी है वर्कर्स की, उनकी डिमांड थी कि सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। भाई हमारे खर्चे जितने हैं, हमारा काम जितना है उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सैलरी जो थी वो बढ़ाने की बात हो रही थी। मिल के जो मैनेजर्स वगैरह थे, ओनर थे, वो इस बात को मान नहीं रहे थे। फिर ये लोग भी क्या है, महात्मा गांधी से मिलते हैं। फिर इनका मुद्दा जो है महात्मा गांधी उठाते हैं और वहाँ पर फाइनली 35% तक यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है वो मिल मजदूर जो थे या मिल वर्कर्स जो थे उनको मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, गुजरात। ठीक है, कब, 1918। फिर हम आते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ये भी है और इसकी बात करें यहाँ पर क्या था, फसल जो थी वो खराब हो गई थी और ये हमने हमेशा से देखा है भाई ब्रिटिश जो थे तो उनको टैक्स जो है वो पूरा ही चाहिए, बल्कि बढ़ाकर ही जब चाहे तब वो मांग लिया करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, डिमांड थी कि फसल जो है वो खराब हो गई जिसकी वजह से हमें रिलैक्सेशन जो है वो मिले, क्योंकि हम लोग कहाँ से ये टैक्स जो है वो दें। तो बात ये लोग मान नहीं रहे थे। फिर यहाँ पर भी महात्मा गांधी साथ में आते हैं और फिर उनकी बात जो है वो मान ली जाती है। तो यहाँ पर ये तीनों सत्याग्रह जो है यहाँ पर सक्सेस मिलती है, जिससे कि महात्मा गांधी जो हैं वो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और लोग जो हैं इनको बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं। चलिए बात करते हैं कौन से कारण थे जिसकी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हुए। बहुत सारे कारण थे, वन बाय वन यहाँ पर हम लोग कुछ देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कॉजेज लीडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 टू 1922। ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉज जो था वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था, 1919 में। ठीक है, अब ये एक्ट जो था वो क्यों लाया गया था या क्या था ये, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे वो लाए गए थे। ठीक है, अभी पहले के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे वो लाए गए थे, जिसका की रिएक्शन अगर देखा जाए तो मिला जुला रिएक्शन था। कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग अपोज में थे। ठीक है, तो यहाँ कौन सपोर्ट में था कौन अपोज में था इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, क्योंकि इसमें जो डिमांड्स की गई थी, कुछ डिमांड्स मानी गई थी, कुछ नहीं मानी गई थी, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके थी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर माइनस पॉइंट क्या था कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो कर दिया गया था, जैसा कि 1909 में किया गया था। बट यहाँ पर अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी, जैसे कि हिंदू मुस्लिम ही नहीं, यहाँ पर सिख कम्युनिटी और साथ ही साथ क्रिश्चियन, उनके लिए भी यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, कुछ डिमांड्स जो थी वो मान ली गई थी। ठीक है, पॉलिटिक्स में उनका पार्टिसिपेशन कह सकते हैं, गवर्नमेंट में उनका जो था वो हो रहा था, इस वजह से वो सपोर्ट में थे, वो खुश भी थे। दूसरी तरफ हम बात करें जो असर्टिव थे यानी कि रेडिकल नेशनलिस्ट, तो यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मुद्दा था या और भी चीज़ें थी, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज थे। ठीक है, तो इस तरीके से मिला जुला रिएक्शन जो था वो यहाँ पर आया। तो 1919 का जो ये एक्ट था, ये रिफॉर्म जो था, ये क्या हुआ, ये फेल हो गया। ठीक है, इसके पहले ही हमने क्या देखा था, इसके पहले ही हमने देखा था कि महात्मा गांधी बैक टू बैक 3 सत्याग्रह जो थे वो इन्होंने दिए, चंपारण, अहमदाबाद मिल एंड खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, जहां पर उन्हें कामयाबी भी मिली। अब इसके बाद कांग्रेस सेशन होता है अमृतसर में, जैसा कि फिक्स हुआ था कि हर ईयर कांग्रेस सेशन होगा, तो इस बार का क्या था, अमृतसर में था, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो फेवर में थे और जो असर्टिव थे वो इसको अपोज कर रहे थे। ठीक है, एटमॉस्फेयर फुल एंथू वाला था, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था, बहुत ज़्यादा जोश था कि हमारी इतनी डिमांड्स जो हैं वो मान ली गई हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर नेगेटिव पॉइंट्स जो थे वो अभी
कुछ लोगों को ही समझ में आ रहे थे। तो इस तरीके का माहौल बना था कि भाई कुछ लोग जो थे वो इससे खुश थे और वहीं पर कुछ लोग जो थे जो इसके अपोज में थे, जो इसे डिसअपॉइंटिंग, डिससेटिस्फैक्ट्री इस तरीके का बिल बता रहे थे। ठीक है, इस तरीके के रिफॉर्म्स बता रहे थे। अभी हमने समझा कि महात्मा गांधी जो कि बैक टू बैक 3 सत्याग्रह उन्होंने किए थे, जहां सक्सेस भी मिली थी। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो रेवोल्यूशनरीज थे, महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था कि भाई उन्हें लगा कि अपने सत्याग्रह के बल पर ये कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी बात मनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी में रॉलेट एक्ट जो था वो ला दिया। रॉलेट एक्ट यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दिया गया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था ये हम लोग समझ लेते हैं। रॉलेट एक्ट लगा दिया गया है, जिसका मतलब ये था कि अगर किसी पे भी शक होता है, किसी भी पर्सन पर अगर शक होता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी पर भी शक होता है तो बिना किसी वारंट के उसकी तलाशी ले ली जाएगी। बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लेंगे, बिना किसी वारंट के तलाशी ले लेंगे, बिना किसी वारंट के उनको अरेस्ट करके जेल में भी डाल देंगे, मार पीट भी सकते हैं और बिना कोई ट्रायल चलाए उन्हें सजा जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, पनिश किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। इसमें कोई दलील नहीं चलेगी, कोई अपील नहीं चलेगी। नो दलील नो अपील इसलिए इसके लिए बोलते हैं। ठीक है, कि आप अपील भी नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इसके लिए। तो इस तरीके का एक्ट जो था वो ला दिया गया, जिससे कि लोग इकट्ठे ना हो, लोगों के कहीं भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई। एक तरीके से पूरी तरीके से लिबर्टी जो थी वो लोगों की छिन गई। ठीक है, तो इस वजह से लोग जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और इसका आगे विरोध करते हैं। फिर इसका पार्टिसिपेशन जो है हमें इस तरीके से दिखता है नॉन कॉर्पोरेशन में। ठीक है, आइए थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। द गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट टू क्रश द पॉपुलर और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, पंडित नेहरू ने इसके लिए बोला था, बाय दिस एक्ट द गवर्नमेंट गॉट ऑटोक्रेटिक राइट्स टू कर्ब सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, और इसी को ही ब्लैक बिल भी कहा गया है। तो कभी ब्लैक बिल के नाम से क्वेश्चन आ जाए या ब्लैक बिल जो है वो क्या है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रॉलेट एक्ट था इसका लोगों पर क्या रिएक्शन हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है लोग इससे नाराज होंगे। किस तरीके से उनकी नाराजगी जो थी वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ी, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्ट था वो पूरी तरह से अगेंस्ट था किसके? लिबर्टी के। यहाँ लिबर्टी तो सबकी छिन रही थी कि अगर किसी पर जरा सा भी शक है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस पर शक है तो उसकी तलाशी ली जाएगी, है ना, और कोई ट्रायल जो है वो नहीं चलेगा। नो दलील नो अपील, ये क्या चीज़ है? तो सबकी लिबर्टी जो है एंड जस्टिस के ये बिल्कुल ही खिलाफ था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराजगी थी। महात्मा गांधी वो आते हैं स्टेज पर और फिर उसके बाद यहाँ पे वो इस एक्ट के अगेंस्ट स्टार्ट करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, लॉन्च करते हैं महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट दिस एक्ट। इसके बाद डिसाइड होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कभी कभी लोग जब लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं, ठीक है, तो लोग उस स्ट्राइक करते हैं। कई बार होता है कि इंडिया जो है वो पूरा इंडिया जो है वो बंद है ना, ऐसा होता है कि स्ट्राइक के चलते पूरा इंडिया बंद है। तो उसी तरीके से उस दौरान हुआ कि महात्मा गांधी आए मंच पर, उन्होंने बोला ये मूवमेंट जो वो हम लोग क्या करेंगे, सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो चलाएंगे। और उसी समय डिसाइड होता है कि 6 अप्रैल 1919 को ऑल ओवर स्ट्राइक जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती हैं। इंसिडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट जो था सत्याग्रह, जैसा कि महात्मा गांधी का कहना था कि नॉन वायलेशन तरीके से हम लोग जो है अपना मूवमेंट चलाएंगे, तो शांति से चीज़ें जो है वो चल रही थी। वहीं पर हम देखते हैं कि जो पुलिस थी वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो जाती है, अत्याचारी हो जाती है, एट्रोसिटीज़ उनमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से राइट्स जो हैं वायलेंस हो जाते हैं एंड फायरिंग टुक प्लेस इन दिल्ली, कैलकाटा, अहमदाबाद, अमृतसर एक्सेट्रा। कई जगहों पर फायरिंग जो है वो होने लगती है। अब क्या जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे नॉन वायलेशन तरीके से, ठीक है, क्या सबके सब जो है वो अभी भी नॉन वायलेशन तरीके से रहेंगे? नहीं भाई, फायरिंग हो रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट लोग जाएंगे ही। वही चीजें आगे हमें देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि है द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। क्या इसका कारण था ये हम लोग जानेंगे। हुआ क्या, रॉलेट एक्ट जो अभी हमने समझा, इसके विरोध में होता है कि हम लोग अमृतसर में 30 मार्च एंड 6 अप्रैल जो है इस दिन पीसफुली स्ट्राइक करेंगे। आगे स्ट्राइक होता भी है। इस दौरान क्या होता है कि जो
आर्मी थी, ठीक है, पुलिस जो थे उनके द्वारा क्या होता है कि कांग्रेस के दो प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब इनके विरोध में लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, भीड़ और भड़क जाती है। इसके बाद लोग जो हैं इनको अरेस्ट करके भेज दिया जाता है, कहाँ पर, धर्मशाला यानी कि हिमाचल। अब इसके बाद पब्लिक जो है वो और नाराज होती है। फिर ये लोग पहुंचते हैं कि भाई इनको छोड़ा जाए, इसीलिए पहुंचते हैं डिप्टी कमिश्नर के यहाँ। वहां जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अब डिमांड रखते हैं और वहां पर पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, इनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। 2 राउंड फायरिंग की जाती है। इससे भीड़ जो है वो और नाराज हो जाती है और उसके बाद कुछ जो पुलिस वाले थे उनको मार दिया जाता है, कुछ जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं उनमें तोड़ फोड़ की जाती है, आग लगा दी जाती है, गोडाउन्स जो हैं वो लूट लिए जाते हैं। मतलब इस तरीके से भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उग्र होने लगती है। अब इनको सप्रेस करने के लिए जनरल डायर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। जनरल डायर से बोला जाता है, उनको चार्ज दिया जाता है कि आप जो ये भीड़ है उसको संभालिए। कब, 10 को वो लोग पहुंचे थे डिप्टी कमिश्नर के यहाँ और 19 को इनको चार्ज दिया जाता है। जनरल डायर जो कि जिन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिए। मार्शल लॉ यानी कि कहीं पर भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 13 अप्रैल को वैशाखी का दिन। उस दिन क्या था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो हैं इनको अरेस्ट किया गया था। इसके लिए आगे भाई किस तरीके से स्टेप लेना है, क्या चीज़ें होनी है, इसके लिए लोग जो थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने वाले थे या प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे होने वाले थे। ये सारी चीजें थी। अब ये खबर जो है वो जनरल डायर तक पहुंचती है। उनको ये होता है भाई लोग वहां पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं। जनरल डायर अपनी आर्मी लेकर पहुंचते हैं और वहां पर जो गेट था, काफी नैरो गेट था, उसको घेर लेते हैं जिससे कि कोई बाहर ना निकलने पाए। और उसके बाद फायरिंग लगातार शुरू हो जाती है और तब तक फायरिंग होती है जब तक उनके पास बुलेट्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हैं। अब सोचिए कि इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई, भाई वो तैयारी के साथ ही गए होंगे। अब जब ये फायरिंग हुई उसमें बहुत सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए। इसीलिए इसको जलियांवाला बाग मैसेकेयर के नाम से जाना जाता है। कितने सारे लोग इधर उधर भागते हैं और वहीं पे कुआं भी होता है, कि उनकी उससे जान चली जाती है, कितने सारे लोगों की गोलियों से जान जाती है और कितने सारे जो है वो घायल हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है लगभग 1000 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। कई 1000 लोग जो थे वो यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे। अब ये जो भीड़ थी या फिर कह सकते हैं लोगों को और ज़्यादा कंट्रोल में करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। इसके अलावा लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया जाता है, यानी कि लोगों को कहा जाता है भाई घुटने के बल चलें। गलियों में जैसे कोई जा रहा है अगर, तो उनको घुटने के बल चलने को मजबूर किया जाता था। लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिया जा रहा था। इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको जब्त कर लिया जा रहा था, बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा जा रहा था और इस तरीके से बहुत ही बुरा बिहेवियर लोगों के साथ हो रहा था। चलिए बात करते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट या फिर मैसेकेयर जो भी कह लीजिए, उसका क्या इम्पैक्ट रहा नेशनल मूवमेंट पर। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जिससे कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई। ठीक है, हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लोगों में नाराज़गी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उससे सब बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे। जो भी उनकी कह सकते हैं ऑनर, डिग्निटी, प्रेस्टीज रही होगी वो सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर खो दिया। ठीक है, लोग उनसे बहुत ही नाराज़ हो गए और इस तरीके से जो पब्लिक थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इन सभी के रिलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। यहाँ तक कि हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको की मिली थी नाइटहुड का टाइटल। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको कि नाइटहुड का टाइटल मिला था, उन्होंने अपना टाइटल जो था वो भी यहाँ पर वापस कर दिया इस वजह से, जो ये अभी जलियांवाला बाग मैसेकेयर था। भाई हर जो हिंदुस्तानी था सभी में इसके लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई। किस तरीके से कौन से एक्ट जो थे वो ज़बरदस्ती इम्पोज किए गए, उसमें कितने लोगों की जान गई। और उसके बाद क्या था कि जनरल डायर ने इस तरीके का काम किया कि कितने सारे लोग जो थे जिनको कुछ पता भी नहीं था और उनकी जान यहाँ पर गई। इसकी वजह से लोग बहुत नाराज़ हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर, रिनंसिएशन ऑफ नाइटहुड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने अपना टाइटल जो था ये वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इनको नाइटहुड का टाइटल क्यों मिला था, इसको यहाँ पर समझते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने
गीतांजलि लिखी थी। अब ये गीतांजलि जो थी वो इतनी फेमस हुई या इतनी ज़्यादा कह सकते हैं इसको पॉपुलैरिटी मिली, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ जो था 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे इनको मिला, और यहीं पर इनको नाइटहुड का टाइटल मिला। तो इस टाइटल को इन्होंने क्या किया, वापस कर दिया। लोग जो थे फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसमें पूरी तरह से पूरे उत्साह के साथ आ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा था, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, गवर्नमेंट जो भी कह लीजिए, उन्होंने सोचा था जब हम इस तरीके का एक्शन लेंगे तो जो इंडियन है ये डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। जो एक्शन लिया गया जलियांवाला बाग जो था, ठीक है, वहाँ पर जो एक्शन लिया उसके वजह से लोग जो थे वो बहुत नाराज़ हो गए, और इस वजह से फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोगों के अंदर उत्साह, एक तरीके से एंथू जो था वो डेवलप हो गया। दूसरी तरफ हम देखें महात्मा गांधी, जो जिस तरीके का यहाँ पर बिहेवियर हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, इस वजह से महात्मा गांधी जो थे वो भी बहुत नाराज़ हो गए, और इस तरीके से महात्मा गांधी जो थे वो भी पूरी तरह से ब्रिटिश जो थे उनके स्टॉन्च एनिमी, कट्टर शत्रु बन गए, ठीक है। और इस तरीके से महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अली ब्रदर्स का भी हम लोगों ने नाम लिया था, है ना। तो अली ब्रदर्स के सपोर्ट से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। द फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश 1920। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट जो था इसने क्या किया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, या कह सकते हैं उसके कॉजेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि इसने जो डायरेक्शन था नेशनल मूवमेंट का, उसको नेशनल मूवमेंट जो थे उनको एक नया डायरेक्शन दिया, ठीक है। नेशनल मूवमेंट को इससे एक नया डायरेक्शन मिला। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी, वो बॉन्ड जो था वो बहुत मजबूत हो गया। बच्चों आपको याद होगा इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जो थे उनमें कम्युनिज्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा था, सांप्रदायिकता काफ़ी हावी हो रही थी। इसके बाद आपको याद होगा 1916 का लखनऊ पैक्ट, जहाँ पर दोनों जो थे वो साथ में आए थे, ठीक है, लेकिन अभी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। इसके बाद आ जाता है रॉलेट एक्ट, जो कि इतना बुरा था, जिसकी वजह से अब जो ब्रिटिश पावर थी उसके खिलाफ हिंदू और मुस्लिम जो हैं दोनों साथ में आ जाते हैं कि अब हम दोनों जो हैं वो साथ मिलकर इनसे फाइट करेंगे। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है इस वजह से। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये बॉन्डिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप समझिए कि जो स्वामी श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद को इनवाइट किया जाता है कि जामा मस्जिद पर आएं और एड्रेस करें। यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक हिंदू रिलीजियस लीडर जो है उसको बुलाया जाता है मस्जिद पर। उस दौरान क्या था, उस दौरान तो भाई रिलीजन वगैरह को लेके और ज़्यादा लोग जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो वहाँ पर एक हिंदू रिलीजियस लीडर को बुलाया जाता है, किस लिए, जामा मस्जिद पर वो आए और लोगों को एड्रेस करे। दूसरी तरफ स्वर्ण मंदिर, वहाँ की जो चाबी थी वो दी जाती है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। यानी स्वर्ण मंदिर जो सिख होते हैं उनकी सबसे रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, उसकी की जो है वो दे दी जाती है एक मुस्लिम के हाथ में। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इससे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बॉन्डिंग जो है वो हमें समझ में आ रही कि कितनी स्ट्रांग हो रही थी। तो इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही नेशनल सेंटिमेंट्स एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि सभी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। होता ये है कि एलाइज पावर जो थी, यानी जीती हुई जो पावर थी, उनके सामने टर्किश सुल्तान जो था उसको सरेंडर करना पड़ता है, उसका एम्पायर। ये जो एलाइज पावर थी ये लोग ले लेते हैं और आपस में उसकी टेरिटरीज को डिवाइड कर लेते हैं। और टर्किश सुल्तान जो था, या फिर कह सकते हैं कैलिफ का जो ऑफिस था, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये सारी कंडीशन समझ रहे हैं आप कि इसकी वजह से जो मुस्लिम थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इस वजह से जो अली ब्रदर्स यानी कि शौकत अली, मोहम्मद अली, इनकी लीडरशिप में शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ से खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू होता है। महात्मा गांधी जो कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर अजमल खान ये क्या करते हैं, एक कमेटी जो है वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें अली ब्रदर्स,
ठीक है, मौलाना अब्दुल आज़ाद, ठीक है, और भी जो अदर लीडर्स थे वो सभी क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है ये मई 1920 में ये लोग जो है नॉन कॉरपोरेशन को अडॉप्ट करते हैं और इस तरीके से 30 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये ज्वाइन करते हैं 30 अगस्त को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो है वो साथ में आते हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो विदेशी चीज़ें, फॉरेन चीज़ें जो हैं उनका विरोध किया जाता है। जैसे हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कि उन्हीं के मेंबर्स थे, हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ठीक है, लोग जो थे इन चीज़ों का बहिष्कार करने लगे, छोड़ने लगे। ठीक है, वहीं पे फॉरेन गुड्स, उनका यूज़ जो था लोगों ने उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया और इस तरीके से हर तरफ मूवमेंट जो था वो तेज़ी से बढ़ने लगा, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। यहीं पर अली ब्रदर्स जो थे, मुस्लिम जो थे, उनको एड्रेस करते हैं और बोलते हैं कोई भी मुस्लिम जो है वो आर्मी को या कह सकते हैं पुलिस फोर्स जो है उसको ज्वाइन नहीं करेगा, ना ही तो कोई टैक्स पे करेगा। अब इसके बाद जो ब्रिटिश थे, उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, उनके द्वारा अली ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है कि ये लोग जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट जो है वो चल रहा होता है। धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है अपनी फेमसनेस धीरे धीरे खोने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, टर्की में भाई उसको क्या किया गया, टर्की को डिवाइड कर लिया गया। और आगे हम देखते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो कि क्या करते हैं, जो टर्की के सुल्तान थे, ठीक है, सुल्तान ऑफ टर्की जो थे, उनको उनकी गद्दी से हटाते हैं और उसके बाद टर्की को एक रिपब्लिक, सेकुलर रिपब्लिक जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, टर्की पूरा मुस्लिम का था, यहाँ पर अब क्या किया गया, उसको सेकुलर रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट अब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपनी फेमसनेस जो है उसको खोने लगता है और ये मर्ज हो जाता है किस में, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में। और इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दोनों ही मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।